हाँ सर। A firm has paid 7,50,000 as remuneration to its partners. कितना remuneration पे किया है? 750 for the previous year 1920 in accordance with its partnership deed. उन लोगों की पार्टनरशिप डीड में कुछ प्रोविजन होगा और उसके अकॉर्डिंग उन लोगों ने पेमेंट कर दिया। उनका बुक प्रॉफिट कितना था? 10 लाख। आपको पूछा है कितना रेम्यूनरेशन एज अ डिडक्शन अलाउ होगा। क्या करेंगे? रुपीज 10 लाख, उसमें से फर्स्ट 3 लाख एंड द रिमेनिंग प्रॉफिट। फर्स्ट 3 लाख में लिमिट क्या था? बुक प्रॉफिट का 90% और 1,50,000 whichever is higher. ओके, तो रिमेनिंग 7 लाख पे कितना होगा? 60%, that is 420. तो आपका टोटल रेम्यूनरेशन अलाउेबल होगा 690। आपने पे किया है 750, तो कितना डिस अलाउ हो जाएगा? 60,000। ओके, explanations to section 40B. Where an individual is a partner in a firm in a representative capacity. An individual is a partner in a firm, but वो एक्चुअल पार्टनर नहीं है, वो किसी और को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। What would be the situation at that time? Interest paid by the firm to such individual otherwise than as a partner. Otherwise than as a partner. इसका मतलब क्या होगा कि अगर उस रिप्रेजेंटेटिव ने फर्म को लोन दिया है, क्या दिया है? लोन। ओके, तो उस लोन के लिए यहाँ पे जो हमने आगे रिस्ट्रिक्शंस पढ़े कि आप मैक्सिमम 12% पे कर सकते हो या आपको मैक्सिमम 12% अलाउ होगा, पर वो वाला परसेंटेज यहाँ इस लोन को एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, in a representative capacity shall not be taken into account. Number 2, interest paid by the firm to such individual as a partner in a representative capacity and interest paid by the firm to be person so represented shall be taken into account for the purpose of this clause. देखो ये क्या बोला है? paid in the capacity otherwise as a partner, मतलब उस रिप्रेजेंटेटिव का फर्म के साथ नाता क्या है? डेटर क्रेडिटर का है या लेंडर बोरोवर का है। फर्म ने पैसा बोरो किया था और बोरोवर लेंडर का आपका रिलेशन है, तो उस केस में ये अमाउंट कैपिटल नहीं होगा, वो क्या होगा? लोन होगा। और इसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस हमने पढ़े हैं वो एप्लीकेबल नहीं होंगे, बिकॉज उसका कैपेसिटी पार्टनर का नहीं है, उसका कैपेसिटी बोरोवर एंड लेंडर का है। सेकेंड केस में क्या बोला हुआ है कि फर्म जो भी इंटरेस्ट पे करता है वो उसको पे करता है, बट इन द कैपेसिटी ऑफ अ पार्टनर। तो बट ऑब्वियस है उसको सेक्शन 40B एप्लीकेबल होगा। एनी अमाउंट पेड बाय द फर्म to any person in the capacity of a partner, उसको in the capacity of a partner पे करेंगे तो ही सेक्शन 40B एप्लीकेबल होगा। ओके, इन एनी अदर कैपेसिटी पे करेंगे तो सेक्शन 40B एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब हमने जो भी लिमिट्स पढ़े वो इसको एप्लीकेबल नहीं होंगे, इसको एप्लीकेबल होंगे। Okay, where an individual is a partner in a firm otherwise than in a representative capacity. पार्टनर है बट रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में नहीं है, मतलब वो खुद एक्चुअल पार्टनर है। इंटरेस्ट पेड टू हिम बाय द फर्म
shall not be taken into account if he receives the same on behalf of or for the benefit of any other person. मतलब पार्टनर्स वाइफ्स लोन, उसका इंटरेस्ट अगर पार्टनर को मिले, then also it will be treated as wife's income rather than partner's income. यहां से क्लियर हो जाएगा आपको। राव एंड जैन, a partnership firm consisting of two partners, report a net profit of rupees, कौन सा प्रॉफिट बोला हुआ है, नेट प्रॉफिट आपका 7 लाख है, बिफोर डिडक्शन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स। ओके, सैलरी ऑफ 20,000 each per month payable to 2 working partners of the firm, है ना, और ये पार्टनरशिप डीड में ऑथोराइज्ड है। देखते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी अंडर सेक्शन 32, ये माइनस करना पड़ेगा पहले, क्योंकि ये बोला है बिफोर डिडक्शन, तो आपको अपना बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए इसको माइनस करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया है, 15%, कितना अलाउ होगा, ओनली 12%। तो आपका ये एनपी है, हमें क्या चाहिए, बुक प्रॉफिट। So what happens, 7 lakh minus depreciation that is allowed and interest, तो इंटरेस्ट कितना अलाउड होगा, ओनली 12%। कितनी कैपिटल पे, 5 लाख, 5 लाख का 12% अलाउड होगा। अब आपका बुक प्रॉफिट हो गया 490। आपको इस पे कितना रेम्यूनरेशन पे कर सकते हो, तो हमको बहुत अच्छे से पता है कि आपका जो भी बुक प्रॉफिट है उसको 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देंगे। इस केस में स्ट्रेट अवे लिख देते हैं 270 आंसर आता है। इसका कितना परसेंटेज है, 60%, कितना आएगा 114। तो इन दोनों को मिला के कितना होता है 384, इतना ही मैक्सिमम रेम्यूनरेशन अलाउ होगा। उन लोगों ने कितना पे किया है, 20,000 पर मंथ ईच into 2 into 12, so what amount has been paid, 480, और अलाउ कितना होगा, ओनली 384। ओके, Section 40B was in relation to unlimited liability partnership firms and limited liability partnership firms. Okay, Section 40BA is in relation to association of persons, body of individuals. तो उनके केस में कौन सा अमाउंट डिडक्टेबल नहीं होगा। Okay, so any payment, कुछ भी हो, whether by way of interest, salary, commission, bonus or remuneration by an association of person or body of individual, कौन पे करेगा, AOP और BOI। जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है, वो अपने मेंबर्स को कोई भी पेमेंट करे by way of interest, salary, commission, bonus or remuneration, that will not be allowed as a deduction. Okay, अभी इसमें कुछ explanations लिखे हुए हैं, where interest is paid by AOP or BOI to a member who has paid interest to the AOP or BOI, the amount of interest to be disallowed shall be limited to the net amount of interest paid by AOP or BOI to the partner. For example, AOP ने किसी एक मेंबर को 1 लाख रुपए इंटरेस्ट दिया और मेंबर ने AOP को 30,000 इंटरेस्ट पे किया, उनके बीच में कुछ ट्रांजेक्शन हुए होंगे और उन लोगों ने इंटरेस्ट पे किया है, then the disallowance would be limited to excess amount. AOP ने 1 लाख पे किया, उसको मिला 30,
मतलब एओपी ने कितना डिफरेंस अमाउंट पे किया है 70, दिस ओनली विल बी डिसअलाउड। इसका लॉजिकल पॉइंट क्या है कि एओपी को 30,000 मिला, वो उसकी इनकम हो गई, ये डिसअलाउ हो जाएगा, मतलब आपको एक्सपेंस क्लेम नहीं करने मिलेगा, यू विल नॉट बी अलाउड टू क्लेम एक्सपेंडिचर। तो इसकी वजह से भी आपका इनकम बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली आपका इनकम कितना हो गया एओपी का, इट वुड बी 1 लाख। नंबर 2, where such individual is a member in AOP or BOI in a representative capacity, then interest paid to such individual or by such individual otherwise than as a member in a representative capacity shall not be taken into consideration। ये हमने पार्टनरशिप जैसा पढ़ा था वही है, अदरवाइज देन इन अ रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी मतलब एक्चुअल पार्टनर के फॉर्म में है, एक्चुअल मेंबर के फॉर्म में। ओके, सो ये वाला वर्ड याद रखना है, इन अ रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, तो इट इज लाइक अ लोन गिवन टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये आपको तीनों एक्सप्लेनेशंस पढ़ने हैं। नाउ अगेन सर्टेन इनएडमिसिबल डिडक्शंस, वापस क्या लिखा हुआ है, नॉट डिडक्टेबल। ओके, पहले पढ़ा 40A और ये वाला, यहाँ पे TDS वाली बातें थी, फिर पढ़ा 40B और BA, यहाँ पे पार्टनरशिप की बातें थी, यहाँ पे AOP BOI की बातें थी। अभी पढ़ गए हम लोग 40 कैपिटल A, इसमें भी बहुत सारे हैं, 40A2, 40A3, 40A7, 40A9, है ना, तो 1 by 1 उसको चेक करते हैं। इसमें ये जो 40A2 है वो एक सिंपल चीज पे बेस्ड है, अगर आप वो चीज याद रखते हो तो आपको लगभग कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो पहला समझते हैं 40A2, ये किस चीज के रिलेशन में इनएडमिसिबिलिटी की बात करता है कि अगर आप बिजनेस के साथ रिलेटेड किसी भी पर्सन को पेमेंट करते हो या बिजनेस के साथ एसोसिएटेड किसी भी पर्सन को पेमेंट करते हो, आइदर दैट पर्सन इज अ रिलेटिव और एन एसोसिएट, तो जितना भी अनरीजनेबल अमाउंट होगा, व्हाटएवर अमाउंट इज अनरीजनेबल, उतना ही इनएडमिसिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, a wife is running a business, a lady is running a business, and that lady pays 3 lakh rupees as salary to any member of the family, let's say husband or son or daughter, है ना, वो उसके ही बिजनेस में काम करते हैं और उनको 3 लाख रुपए सैलरी मिला। असेसिंग ऑफिसर कम्स टू नो अबाउट दिस थिंग दैट, और ये लिखना पड़ेगा आपको, आप जब भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो आपने प्रीवियस ईयर में कितने रिलेटेड पार्टीज को पेमेंट किया है वो आपको अलग से लिखना पड़ता है। इसका भी प्रोविजन है that you are supposed to mention that in the given financial year to how many persons you have made or to how many relatives the payment, कितने रिलेटिव्स को पेमेंट किया गया है वो आपको सेपरेटली लिखना पड़ेगा। असेसिंग ऑफिसर विल चेक द सेम, वो ये चेक करेगा, ओके, कि कितना अमाउंट अनरीजनेबल है। अब यहाँ पे अगर मैं ऐसा बोलूं कि वाइफ ने अपने हस्बैंड को जॉब पे रखा है ना और उसको पेमेंट किया, देन इन दैट केस जिस काम पे हस्बैंड को रखा गया है, फॉर एग्जांपल उसको अकाउंट डिपार्टमेंट में पोस्ट किया गया है, पर हस्बैंड के पास अकाउंट का 0 नॉलेज है, इसका ये मतलब हुआ कि उसको तो सैलरी पे होना ही नहीं चाहिए,
बिकॉज वो उस पोस्ट के लिए कैपेबल ही नहीं है, देन दैट अमाउंट वुड बी अनरीजनेबल. एंटायर अमाउंट ऑफ 3 लाख शुड बी अनरीजनेबल. या तो ऐसा पता चला कि नॉर्मल सैलरी 18,000 पर मंथ है इनटू 12, तो उसको 2,16,000 तक पे होता तो प्रॉब्लम नहीं है. तो कितना पे हुआ? 3 लाख. 84,000 इज इन एक्सेस, तो इतना डिसअलाउ हो जाएगा. आपको सिंपल दो ही चीजें यहाँ पे याद रखनी है. एक फेयर रिलेटिव या एसोसिएट को पेमेंट होना चाहिए, और दूसरा अगर वो अनरीजनेबल होगा तो सोचना है कि डिसअलाउ होगा. अदरवाइज अनरीजनेबल या एक्सेसिव नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं. नाउ दैट इज वन थिंग. और उसके साथ साथ एक और चीज देखना पड़ेगा, दैट बिजनेस वाज एक्चुअली इन नीड ऑफ दैट एक्सपेंडिचर. बिजनेस को सही मायने में वो खर्चा करना पड़े ऐसा था. ओके, इट वाज अ लेजिटिमेट नीड ऑफ बिजनेस, तो ही आपको ये एक्सपेंस अलाउ होगा, अदरवाइज नहीं होगा. नाउ हु इज कंसीडर्ड एज अ रिलेटिव? ओके, तो इंडिविजुअल के केस में एनी रिलेटिव ऑफ द असेसी, any person who carries on a business or profession, if the individual assessee has a substantial interest in the business of that person, or any relative of the individual assessee has a substantial interest. मतलब substantial interest क्या बोला जाएगा? 20% या उससे ज्यादा प्रॉफिट शेयर अगर आपको मिलता है, पार्टनरशिप फर्म है से फॉर एग्जांपल, और पार्टनरशिप फर्म में या तो ऐसा बोलो कि कोई भी फर्म है जो इंडिविजुअल से रिलेटेड है, वहां पे किसी थर्ड पार्टी का शेयर 20% या उससे ज्यादा है, तो उसको बोला जाता है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट. और अगर ऐसा है तो वो पार्टी क्या हो जाएगा? रिलेटिव. और रिलेटिव होगा तो डिपार्टमेंट ये चेक करेगा कि आपने बिजनेस के लेजिटिमेट नीड्स के लिए पेमेंट किया है या नहीं. और अगर लेजिटिमेट नीड्स है तो वो चेक करेंगे कि जो अमाउंट पे किया गया है वो रीजनेबल है या नहीं. जितना भी पार्ट असेसिंग ऑफिसर को अनरीजनेबल लगेगा उतना डिसअलाउ. ओके, इफ इट इज अ कंपनी, फर्म, HUF और AOP, देन इन दैट केस ये सारे लोग रिलेटिव हैं. ओके, ये आपको रिलेटिव का डेफिनेशन पढ़ना है. फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म होगा. ऑल असेसीज, सब लोगों के केस में ये फॉलोइंग आर स्पेसिफाइड पर्संस. पर्सन हु हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, तो क्या बोला जाएगा? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट किसका बोला जाएगा? एनी डायरेक्टर ऑफ सच कंपनी उसका होगा, पार्टनर होगा, और मेंबर ऑफ सच फैमिली और एसोसिएशन. किसके बारे में लिखा हुआ है? कंपनी, AOP, फर्म, HUF, सबके लिए अलग अलग लिखा हुआ है. कंपनी है तो उसका डायरेक्टर, पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर, ओके, HUF है तो फैमिली मेंबर, AOP है तो मेंबर. एनी रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर, पार्टनर और मेंबर, और एनी अदर पर्सन हु इज हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट माने 20%. ये इन सबको भी रिलेटिव दैट इज एसोसिएट पर्सन माना जाएगा. ओके, इधर लिखा होगा देखो, 20%. कंपनी है तो 20% वोटिंग पावर देखा जाएगा. कंपनी के अलावा इंडिविजुअल या पार्टनरशिप फर्म या HUF है तो 20% ऑफ प्रॉफिट्स के लिए अगर आप एलिजिबल हो. मेरा पार्टनरशिप फर्म है और मुझे उसमें से 20% या उससे ज्यादा शेयर मिलता है, 1/5 से ज्यादा, ओके, देन आई एम अ रिलेटेड पार्टी. पार्टनर वैसे भी रिलेटेड पार्टी. तो दैट वाज 48(2). कुछ मेन वर्ड याद रखने हैं. एक कि पेमेंट किसी रिलेटिव या एसोसिएट को हुआ होना चाहिए. दूसरा, अगर पेमेंट किसी लेजिटिमेट नीड्स के लिए है तो ये चेक करो कि पेमेंट रीजनेबल था या अनरीजनेबल था. अगर अनरीजनेबल था तो ही डिसअलाउ होगा, रीजनेबल होगा तो डिसअलाउ नहीं होगा. कौन डिसाइड करेगा कि रीजनेबल है या अनरीजनेबल है? असेसिंग ऑफिसर. ओके,
दूसरा है 48.3. इट अगेन सिंपली सेज दैट, मैंने आपको ये नंबर ऑफ टाइम्स बोला भी हुआ है, अब आपको क्लिक हो जाएगा. आप किसी भी एक पर्सन को, अ पर्सन, इन अ डे, एक दिन में 10,000 रुपए से ज्यादा, ग्रेटर देन 10,000, आप कैश में पेमेंट करते हो किसी भी एक ही इंसान को एक दिन में 10,000 रुपए से ज्यादा, मतलब समझो मैंने किसी एक्स पर्सन को 25,000 रुपए दिया बाय वे ऑफ कैश, ओके, देन फॉर दैट बिजनेस इट वुड बी डिसअलाउड, द एक्सपेंडिचर वुड बी डिसअलाउड. गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली बोला है, या लॉ में स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है, आपको किसी को भी पेमेंट करना है अप टू 10,000 इन अ डे चलेगा, प्रॉब्लम नहीं है, बाय वे ऑफ कैश चलेगा. बट 10,000 रुपए से ज्यादा पे करना है, इट मस्ट बी कंपल्सरीली बाय वे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मोड ओनली, दैट इज बाय वे ऑफ बैंकिंग चैनल. अगर आपने 10,000 से ज्यादा एक इंसान को, समझो मैंने एक दिन में 50,000 पेमेंट किया, कैश में पेमेंट किया, तो ऐसा नहीं है कि एक दिन, सिर्फ एक दिन देखना नेसेसरी नहीं है, एक दिन में एक ही इंसान को 10,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए. मतलब से फॉर एग्जाम्पल मेरे 10 वर्कर है, उन सबको मैंने 5,000 रुपए दे दिया एक दिन में, तो सबका इंडिविजुअली लिमिट देखा जाएगा. मेरा ग्रोसरी का बिजनेस है, तो मेरे वहां पे डेली कलेक्शन के लिए लोग आते हैं, मैं उनके पास से उधार में चीजें लेता हूँ और मेरे पास डेली कलेक्शन के लिए लोग आते हैं. मैं बोलता हूँ आज के दिन में मैंने 80,000 पेमेंट किया है ना, तो क्या बोलेंगे सर 10,000 से ज्यादा कैश में हो गया, डिसअलाउ हो जाएगा. ऐसा नहीं है. 80,000 दिया पर 10 लोगों को 8,000 रुपए दिया, 10 अलग अलग हमारे पास क्रेडिटर आए, उनको सबको मैंने 10,000 से कम ही दिया है कैश, तो पूरा 80,000 अलाउ होगा. वाई? बिकॉज इसमें लिमिट क्या है, अ पर्सन इन अ डे. मैंने तो हर एक इंसान को 10,000 से कम ही पे किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं. 10,000 से ज्यादा होगा एक दिन में तो डिसअलाउ होगा. दूसरा, ये नॉर्मल बिजनेस की बात है, बट अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, तो उसके लिए ये लिमिट है 35,000. सारी चीजें सेम टू सेम, बट ये 10,000 की जगह लिमिट कितना हो जाएगा कैश में, 35,000. तीसरा, अगर कोई भी पर्सन जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटी में इन्वॉल्व है ना, द पर्सन इज रिलेटेड टू द एक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर, तो उसके लिए लिमिट होगा, सच नो लिमिट ऑन पेमेंट ऑफ कैश. आप एक दिन में 5 लाख रुपए कैश पे करोगे तो भी चलेगा. से फॉर एग्जांपल मेरा शॉप है, वहां पे एक फार्मर आया और उसने बोला कि मुझे अपने गेहूं बेचने हैं, मेरे फार्म में इस साल जो भी वीट हुआ है वो मुझे आपको बेचना है. उसने बोला कितना रेट लगाओगे, मैं बोला कि आपको 100 kg का 2200 मिलेगा, मतलब 22 रुपीज पर केजी. अगर आप जो सैंपल दिखा रहे हो उसी क्वालिटी का गुड्स हुआ सब कुछ, तो लेना ऐसा ही है, ठीक है लेके आओ. तो वो मेरे पास समथिंग लेट्स से 10,000 kg ऑफ वीट लेके आया, तो मुझे कितना पे करना पड़ेगा उसको, 2,20,000. मैंने बोला कि अभी अपना अकाउंट डिटेल दे दो, मैं आपको पेमेंट कर देता हूँ, है ना. तो बोला अकाउंट तो है नहीं, मेरा बैंक अकाउंट नहीं है, एक काम करो आप मुझे कैश दे दो. तो मैंने उसको एक दिन के अंदर ही 2,20,000 कैश पे कर दिया. वो उसके लिए इनकम है, रिसीव करने वाले के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ पे हम किसके बारे में बोलेंगे, जो पेमेंट करने वाले. हम हर एक केस में किसके बारे में सोच रहे हैं, पेमेंट करने वाले के पास. तो मैंने उसको 2,20,000 रुपए दे दिया. सो व्हाट आई वुड से, द कॉस्ट ऑफ वीट फॉर मी is
2,20,000 क्योंकि मैंने उतना पैसा उसको दिया है और मैं इतना एक्सपेंस क्लेम करूंगा परचेज ऑफ व्हीट, बट डिपार्टमेंट कहता है कि नहीं 10,000 रुपये का लिमिट है, तो आपके पास एक्सेप्शन है। ये क्या है? एक्सेप्शन है कि आप अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसी भी एक्टिविटी में कितना भी पेमेंट एक दिन में एक इंसान को कैश में देते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटी होगा तो कोई भी लिमिट नहीं है कैश पेमेंट में। अभी का सिनारियो अगर देखें तो लगभग सबके पास अकाउंट हो चुका है, और ज्यादातर केस में जहां पे गवर्नमेंट परचेस करता है ना मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, फार्मर लोग अपना प्रोडक्ट वहां पे ज्यादा बेचते हैं क्योंकि उनको ज्यादा प्राइस मिलता है, तो वो लोग तो बैंक अकाउंट से ही पेमेंट करते हैं, वो लोग कभी कैश पेमेंट देते नहीं है। पॉसिबल है कि कुछ नॉर्मल शॉपकीपर्स हैं, नॉर्मल शॉप ओनर्स हैं, वो पेमेंट करते भी हैं अभी, तो उनके लिए एक दिन में 10,000 से ज्यादा एक इंसान को एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए देना चलेगा। एक और एक्सेप्शन देख लेते हैं एंड द सेक्शन विल बी ओवर। आपको किसी को पेमेंट करना है और जिस दिन पेमेंट करना है, द डे ऑन विच यू आर सपोज टू मेक पेमेंट, मतलब आप डिले कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है ना। इट इज कंपल्सरी टू मेक पेमेंट एट दैट मोमेंट ओनली, और एट दैट टाइम आपके पास कोई भी बैंकिंग चैनल अवेलेबल नहीं है। उस दिन बैंक का हॉलीडे है या कुछ स्ट्राइक है या सिस्टम्स डाउन है, कुछ भी है, और आप उसको बैंकिंग चैनल के थ्रू पेमेंट करने के लिए कैपेबल नहीं हो, और पेमेंट उसी दिन करना ये कंपलसरी है। तो अगर आप किसी को 10,000 से ज्यादा पेमेंट करोगे तो भी चलेगा। What you are supposed to justify is that it was compulsory to make payment on that day only, और जिस किसी को भी पेमेंट करना था उसके पास या तो बैंकिंग फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी, उस सिटी में बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, या उस टाइम पे बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं था, एंड फॉर दैट रीजन द पेमेंट वाज मेड बाय वे ऑफ कैश। फाइनल